गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू जीनियस सब अकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नीड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। प्रीवियस लेक्चर में जो है हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी की जो मीनिंग है, उसकी डेफिनेशन, उसकी प्रोसेस और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा। तो अब हम उसके नेक्स्ट जो है लेक्चर पे चलते हैं, वो है नीड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो फर्स्ट हमारे पास आता है अर्लियर द इन्फ्लुएंस ऑफ टीचर and authoritarianism had made education of the child subject center needs and interest in his educational development। इसमें हमारे पास क्या बोला गया कि जो अर्लियर, जो पहले की जो हमारे पास एजुकेशन थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है अर्लियर द इन्फ्लुएंस ऑफ टीचर एंड टीचर्स अथॉरिटिज्म हैड मेड एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड सब्जेक्ट सेंटर। मतलब कि पहले की जो हमारी एजुकेशन थी वो क्या थी, टीचर्स ने उसे जो है कैसा बना दिया था, सब्जेक्ट सेंटर बना दिया था। टीचर्स ने उसे क्या बना दिया था, सब्जेक्ट सेंटर बना दिया था। मतलब आगे क्या है, नीड्स एंड इंटरेस्ट इन हिज एजुकेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, उनकी नीड्स और उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो एजुकेशन उन्हें प्रोवाइड नहीं होती थी। ठीक है, पहले की जो एजुकेशन थी वो टीचर ने अपने अकॉर्डिंग उसे ढाला था। ठीक है, वो सब्जेक्ट सेंटर ही उसे बनाते थे, बच्चों के अकॉर्डिंग उस एजुकेशन को जो है नहीं दिया जाता था। तो जो हमारे पास अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, या NCF 2005 हम माने, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 होती है, तो उसमें जो है हमारे पास बताया गया है कि जो भी आपका करिकुलम होगा वो बच्चों की नीड्स और उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उन्हें दिया जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे सेकंड जो डेफिनेशन है इस पे लिखा है, इट वाज अ रूसो फॉर द फर्स्ट टाइम दैट ब्रॉट अबाउट रेवोल्यूशनरी चेंजेस। ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे, रेवोल्यूशनरी changes in the old concept of child learning with his famous work Emile। कि कौन, वो रूसो थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो है, जो आपकी ओल्ड कंसेप्ट था एजुकेशन का, उसमें जो है क्या किया, चेंज किया, उसमें बदलाव किया और उसको जो है मतलब बच्चों के जो अकॉर्डिंग उसको सब्जेक्ट सेंटर किया, जो हमने अभी पहले डेफिनेशन में यहाँ पे पढ़ा कि उसको सब्जेक्ट सेंटर उसे बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने अपनी ईमेल जो उन्होंने बुक लिखी थी, इसमें उन्होंने ओल्ड कंसेप्ट को जो है, जो आपका ओल्ड कंसेप्ट था एजुकेशन का, उसको चेंज करके उसे न्यू किया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये जो है नेचर है एजुकेशनल साइकोलॉजी के, क्या है हमारे पास, नेचर। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट हम देखते हैं, इट इज़ अ बिहेवियरल साइंस। की ये कैसी है, बिहेवियर साइंस है। कौन, एजुकेशनल साइकोलॉजी। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है इसमें हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं। जैसा हमने साइकोलॉजी के डेफिनेशन में पहले पढ़ा था कि जो साइकोलॉजी है उसमें हम जो है स्टडी ऑफ सोल करते हैं, स्टडी ऑफ माइंड करते हैं, स्टडी ऑफ बिहेवियर करते हैं। जो हमने 20th सेंचुरी में पढ़ा था कि 20th सेंचुरी में से क्या कहा गया था, स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो उसी की बात यहाँ पे की गई है कि इट इज़ अ बिहेवियर साइंस। एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है आपकी वो क्या है, एक बिहेवियर साइंस है, बच्चे के व्यवहार का अध्ययन करती है। और उसके साथ साथ ये क्या है, एक सोशल साइंस भी है, सामाजिक अध्ययन जिसमें हम करते हैं। इसमें हमारे पास सोशियोलॉजिस्ट आ जाते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट आ जाते हैं, इकोनॉमिस्ट आते हैं और पॉलिटिकल साइंस भी इसमें हमारे पास आती है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या बोला कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है ये आपको जो है सामाजिक अध्ययन के बारे में भी बताती है। इसमें हम मानव अध्ययन करते हैं और मनुष्यों का अध्ययन करते हैं, अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं, राजनीतिक जो भी विज्ञान है उसका हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं। अगर हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी की नॉलेज होगी तो तभी हम इन चीज़ों को अच्छे से कर पाते हैं। नेक्स्ट है पॉजिटिव साइंस की। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है ये एक पॉजिटिव साइंस है, क्योंकि ये हमें हेल्प करती है किसी भी चीज़ को समझने में, इसलिए इसको पॉजिटिव साइंस भी इसका एक नेचर है। अप्लाइड साइंस, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है इसे हम अप्लाई करते हैं कहाँ पे, एजुकेशनल फील्ड में हम इसे अप्लाई करते हैं। जो भी हमें एजुकेशन में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, इशू क्रिएट होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये अभी हमने जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी के नेचर के बारे में पढ़ा कि ये क्या है, बिहेवियर साइंस है जो हमें व्यवहार को समझने में हेल्प करती है। सोशल साइंस है जो हमें अदर्स जो भी समाज का अध्ययन है उसको करने में हेल्प करती है। पॉजिटिव साइंस है, अप्लाइड साइंस है, एजुकेशनल फील्ड में हम इसे अप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट अब हमारे पास आता है स्कोप। एजुकेशनल साइकोलॉजी के स्कोप के बारे में हम अब पढ़ेंगे। चलिए, तो आपको यहाँ पे ये फ्लो चार्ट दिख रहा होगा। यहाँ पे अब हमारे पास फर्स्ट आ जाता है लर्नर। फर्स्ट जो हमारे पास है फर्स्ट स्कोप वो है लर्नर।
जो भी एजुकेशन में जो पढ़ने वाला होता है उसे हम लर्नर बोलते हैं। जो एजुकेशन दे रहा होता है वो एक टीचर होता है, लेकिन जो पढ़ रहा होता है उसे हम लर्नर बोलते हैं, शिक्षार्थी। ठीक है, तो इसका पहला स्कोप है लर्नर। इसमें हम लर्नर के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि एजुकेशनल साइकोलॉजी का यूज़ किसके ऊपर किया जा रहा है, एजुकेशनल फील्ड में किया जा रहा है। एजुकेशनल फील्ड में हमारे पास कौन होंगे, लर्नर ही होंगे, जो सीखना चाहते हैं, एजुकेशन लेना चाहते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। लर्नर को कैसे पढ़ाना है, उसके लिए कौन सी स्ट्रेटजीज का यूज़ करना है, इनके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले लर्नर है, तो इसमें हम लर्नर के बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है ह्यूमन बिहेवियर। उसके बिहेवियर के बारे में देखेंगे कि उसका बिहेव कैसा है। ठीक है, सबसे पहले कोई भी क्लास में जब बच्चा आता है तो हम सबसे पहले उसके बिहेवियर को जज करते हैं कि उसका बिहेवियर कैसा है, उसके साथ फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाते हैं ताकि वो अच्छे से एजुकेशन क्या कर सके, ग्रहण कर सके। ठीक है, नेक्स्ट ग्रोथ है डेवलपमेंट। अगर हम उसे अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तभी उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी एजुकेशनल फील्ड में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है इंडिविजुअल डिफरेंस। हर एक जो क्लास होती है उसमें हर एक बच्चा जो है क्या होता है, डिफर होता है। तो टीचर को जो है मतलब उसके अकॉर्डिंग जो है अपने सब्जेक्ट को जो है क्या करना पड़ता है, ढालना पड़ता है। उसे हर एक बच्चे को ध्यान में रख कर जो है उन्हें समझाना पड़ता है। सभी के लिए वो सेम मेथड्स और स्ट्रेटजीज और टेक्निक का यूज़ नहीं कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है टीचर। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है इसका यूज़ टीचर खुद के लिए भी करता है। ठीक है, अपनी सेल्फ ऑब्जर्वेशन के लिए भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है लर्निंग सिचुएशन। लर्निंग सिचुएशन मैंने आपको अभी एक इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में बताया कि टीचर को जो है अपनी क्लास में जो है कई सिचुएशनें हैंडल करनी पड़ती हैं, कई सिचुएशनें उसके सामने आती हैं। जैसे इंडिविजुअल डिफरेंस हो जाते हैं कि बच्चे एक दूसरे से अलग होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो लर्निंग सिचुएशंस को देखता है कि कैसे उसने बच्चों को पढ़ाना है। वहाँ पे वो उन्हें गाइडेंस काउंसलिंग देता है, उनको जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसके अकॉर्डिंग उन्हें गाइड करता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस में आता है कि जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हम कौन सी प्रोसेस वहाँ पे प्रक्रिया कर रहे हैं, जैसे हम कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, कौन सी टीचिंग एड वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर्सनैलिटी एंड एडजस्टमेंट। पर्सनैलिटी पर्सनैलिटी एंड एडजस्टमेंट। ठीक है, पर्सनैलिटी एंड एडजस्टमेंट में हमारे पास क्या स्कोप आया कि इसमें जो है बच्चे की जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप होती है। अगर हम बच्चे की साइकोलॉजी को अच्छे से जान लेते हैं कि उसका व्यवहार कैसा है, वो कैसे ग्रोथ करेगा, उसका मतलब औरों से कैसे अलग है, उसे कैसे गाइड करना है, वो सब चीज़ें हो जाती हैं। तो इससे बच्चों का मतलब खुद उसको एडजस्ट होने में हेल्प होती है, उसकी पर्सनैलिटी भी इसके साथ जो है डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। बच्चे को जो भी एजुकेशन में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको देखते हुए टीचर उसे गाइड और उसे काउंसल करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास लर्निंग एक्सपीरियंस। अब बच्चे को जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको वो एक्सपीरियंस करता जा रहा है और उसी के अकॉर्डिंग जो है उसकी जो है क्या हो जाती है, ग्रोथ और डेवलपमेंट हो जाता है। उसे एक्सपीरियंस मिलता जाता है और वो जो है परफेक्ट होता जाता है। तो यही एजुकेशनल साइकोलॉजी के हमारे पास यहाँ पे स्कोप आते हैं जिनसे जो है एक बच्चे को जो है मतलब बेहतर बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, यहाँ पे जो है थोड़ा एजुकेशन नहीं लिखा गया है, प्लीज़ इग्नोर करें यहाँ पे थोड़ा सा। ठीक है, आप जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान में रखें। मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो यहाँ पे हमारे पास 4 मेथड हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के। फर्स्ट हमारे पास आता है इंट्रोस्पेक्शन मेथड, सेकंड हमारे पास है ऑब्जर्वेशन मेथड। और यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन मेथड है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपके पास है नेचुरल ऑब्जर्वेशन, सेकंड हमारे पास आती है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नेक्स्ट थर्ड हमारे पास आती है एक्सपेरिमेंटल मेथड, एंड फोर्थ है हमारे पास केस स्टडी। तो ये जो मेथड्स हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के, अब हम इन्हें ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास आ गया यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इंट्रोस्पेक्शन मेथड, जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है ये इसको हम हिंदी में बोलते हैं अंतर्निरीक्षण विधि। अंतर्निरीक्षण विधि ये जो है क्या है, ओल्डेस्ट मेथड है आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी का। जब आपकी साइकोलॉजी डेवलप हुई थी तो उसमें जो सबसे पहले मेथड आया था वो आपका आया था इंट्रोस्पेक्शन मेथड। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं लर्नर मेक सेल्फ एब्जर्वेशन टू फाइंड आउट द रीजन ऑफ द प्रॉब्लम। इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, लर्नर की ऑब्जर्वेशन के लिए किया जाता है। सेल्फ ऑब्जर्वेशन, लर्नर अपनी प्रॉब्लम को सेल्फ ऑब्जर्व करता है इसमें। ठीक है, उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है
उसको वो देखता है, खुद ही अपना निरीक्षण इसमें वो करता है, ठीक है, अपने रीज़न को फाइंड आउट कर रहा है कि किसकी वजह से उसको जो है क्या हो रही है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो ये हमारे पास यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन मेथड है, जिसका यूज़ जो है हम खुद की ऑब्जर्वेशन के लिए करते हैं कि हमें कहाँ पे जो है परफेक्शन की ज़रूरत है, ठीक है। और इससे हमें पूरी तरह जो है अपने आप को ऑब्जर्व करने का जो है क्या पता चलता है कि हमने कैसे अपने आप को ऑब्जर्व करना है, हमें कहाँ कहाँ पे जो है अपने आप को जो है सुधारने की ज़रूरत है, हमने कितनी ग्रोथ की है, कितनी हमारी डेवलपमेंट हुई है किसी चीज़ में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑब्जर्वेशन मेथड। जो ऑब्जर्वेशन मेथड है इसको बोलते हैं निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि इधर से आपको पता लग ही रहा होगा कि इसमें हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे किसी भी चीज़ को, ठीक है। लर्नर बिहेवियर ऑब्जर्व बाय अनदर पर्सन, किसके द्वारा, अनदर पर्सन। जो हमने इंट्रोस्पेक्शन मेथड पढ़ा उसमें हमने देखा कि जो लर्नर था वो खुद को खुद ही ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन इस ऑब्जर्वेशन मेथड में जो है लर्नर का जो बिहेवियर है वो ऑब्जर्व किया जाता है किसके द्वारा, अनदर पर्सन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है दिस मेथड इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। इस मेथड को जो है टू टाइप्स में डिफाइन किया गया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मेथड, देखिए इसको जो है टू पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपके पास नेचुरल ऑब्जर्वेशन है, सेकंड आपके पास आती है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। जो नेचुरल ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, तो यहाँ पे हम नेचुरली ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पे हम नेचुरल इन्वायरमेंट लेते हैं जहाँ पे हम जो चीज़ें हैं उन्हें नेचुरली जो है ऑब्जर्व करते हैं। इधर जो है बच्चे को जो पता होता है कि टीचर उसे ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे टीचर को पूरी तरह पता होता है कि क्या है, उसे ऑब्जर्व, टीचर को नहीं, बच्चे को पता होता है कि उसे ऑब्जर्व किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमें रिजल्ट मिलते हैं उनका हमें पूरा पता नहीं होता है कि वो बिल्कुल सही है या नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होती है, इसमें जो ऑब्जर्वर है वो बच्चों के साथ मिलकर जो है उन्हें ऑब्जर्व करता है। इसमें जो है आपके जो बच्चा है जिसका जो है यहाँ पे ऑब्जर्वेशन हो रही है उसको ये पता नहीं होता है कि उसे एब्जॉर्ब किया जा रहा है, ठीक है। तो इसको जो है हम ऑब्जर्वेशन मेथड करते हैं और इसमें जो भी हमारे पास रिजल्ट आते हैं वो बिल्कुल सही और परफेक्ट आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे मैंने आपको पहले बता दिया है नेचुरल ऑब्जर्वेशन क्या है, लर्नर के द्वारा ऑब्जर्व की जाती है अदर पर्सन के द्वारा, नेचुरल इसमें नेचुरल एनवायरनमेंट में, ठीक है। परसेप्शन ऑफ ऑब्जर्वर इंटरप्रेटेड, जो भी इसमें जो ऑब्जर्वेशन जो ऑब्जर्वर होता है उसने जो भी ऑब्जर्वेशन की होती है इसमें, तो इसमें जो देखने का जो बिहेव होता है वो ऑब्जर्वर का जो है वो अपने अकॉर्डिंग इन चीज़ों को देखता है, ठीक है। वो नेचुरली नहीं इन चीज़ों को करता है, वो मतलब जैसा उसका मन होता है वो उसी के अकॉर्डिंग बच्चों के बिहेवियर को जो है क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। नेक्स्ट एब्जर्वेशन, एब्जर्वेशन इज इंटरप्टेड ए टू द परसेप्शन ऑफ द ऑब्जर्वर, कि ऑब्जर्वर का जो उसका नज़रिया है वो कभी कभी इसके बीच में जो है बाधा डाल देता है, क्योंकि इसमें हमें फाइनल रिजल्ट नहीं मिल पाते। कई बार अब ज़रूरी नहीं है कि जो ऑब्जर्वर है वो जो भी चीज़ें जो भी रिजल्ट बना रहा है वो बिल्कुल सही ही है। कई कई टाइम क्या होता है कि उसका ध्यान कहीं इधर उधर हो जाता है, या फिर उसने एक चीज़ नोटिस की तो वो बस उसी चीज़ को जो है पकड़ कर रखता है कि हाँ इधर ये गलत है तो गलत है। तो हमारे पास जो भी रिजल्ट आते हैं वो बिल्कुल सही नहीं माने जा सकते, ठीक है। नेक्स्ट है कि ओनली एक्सटर्नल बिहेवियर यहाँ पे जो है ऑब्जर्व किया जाता है, एक्सटर्नल बिहेवियर को ही यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट मेथड की बात करते हैं। ऑब्जर्वर बिकम द पार्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ द लर्नर व्हिच ही वांट्स टू एब्जॉर्ब, कि ऑब्जर्वर क्या करता है, बच्चों के साथ जो है पार्ट में मिलकर, ग्रुप में मिलकर जो है वहां पे बच्चों को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि बच्चों को पता नहीं लगता है कि उनकी क्या हो रही है, ऑब्जर्वेशन हो रही है। इन दिस वे ही कैन रीच द एग्जैक्ट कॉज ऑफ प्रॉब्लम, और इस वे में जो है वो जो एग्जैक्ट कॉज होता है प्रॉब्लम का उसको जो है रीच कर लेता है, फाइंड कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। ये हमारे पास यहाँ पे थर्ड पार्ट आता है एक्सपेरिमेंटल मेथड, ठीक है। इसमें क्या होता है, बिहेवियर इज ऑब्जर्व टू रिकॉर्डेड अंडर कंट्रोल कंडीशन, कि जो बिहेवियर है उसे जो है कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, कंट्रोल कंडीशंस में किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है उसे कहाँ पे, कंट्रोल इन्वायरमेंट में उस एक्सपेरिमेंट को किया जाता है, ठीक है। डन आइदर इन साइकोलॉजी लैबोरेटरी और इन सर्टेन इन्वायरमेंट।
कि ये जो एक्सपेरिमेंटल वाला मेथड होता है इसे हम या फिर लेबोरेटरी में करते हैं या फिर कोई ऐसी जगह करते हैं जहाँ पे जो है कंडीशन जो है कंट्रोल में हो सके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे आता है अकॉर्डिंग टू कॉज ऑफ द इफेक्ट रिलेशनशिप इज एस्टेब्लिश्ड, थ्योरीज ऑफ बिहेवियर कैन बी डेवलप। कि इसी इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप को देखने के लिए कि एक्सपेरिमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसी चीज़ को जो है जानने के लिए, उनके रिलेशनशिप को जानने के लिए जो है जो बिहेवियर की जो थ्योरीज हैं वो यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वट दिस मेथड इज कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग। क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने के लिए सबसे पहले तो आपको पूरी तरह उसकी स्ट्रेटजी तैयार करनी पड़ती है कि हमें कैसे जो है प्लानिंग करनी पड़ती है हर एक चीज़ की, हमें कैसे एक्सपेरिमेंट करना है, हमें किन इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत है, कहाँ पे करना है, इन सब चीज़ों की हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। तो ये इससे क्या होता है, हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। इसके लिए हम जो भी एक्सपेरिमेंट के लिए हम जो भी इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं वो हमारे पास कॉस्टली हो जाता है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड का हमारे पास यहाँ पे कवर होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास ये आता है, लास्ट जो मेथड है वो है हमारे पास केस स्टडी मेथड। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम फिजिकल एंड मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर। कि ये मेथड जो है उनके लिए यूज़ किया जाता है जो सफ़र कर रहे होते हैं किससे, फिजिकल और मेंटल डिसऑर्डर से, ठीक है। जिनको मानसिक और जो बोलते हैं शारीरिक उस समस्या से कोई जूझ रहा है उसके ऊपर जो है हम इस केस स्टडी मेथड का जो है यूज़ करते हैं। इन दिस मेथड केस हिस्ट्री हैज़ टू बी मेड, केस हिस्ट्री बनाई जाती है, मतलब जिसको कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में पहले केस हिस्ट्री बनाई जाती है, उसके बारे में जांच की जाती है कि उसे ये प्रॉब्लम कैसे हुई, जो हम यहाँ पे आगे पढ़ेंगे। इट इज़ फाउंड आउट विच अर्लियर एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज प्रेजेंट बिहेवियर। इसमें क्या देखा जाता है कि पहले उसके कौन से एक्सपीरियंस थे जिसकी वजह से उसका बिहेवियर ऐसा हुआ, ठीक है। उनके बारे में यहाँ पे पता किया जाता है कि ऐसे कौन से एक्सपीरियंस उसने अपने लाइफ में जो है किए हैं जिनकी वजह से उसे मेंटली या फिजिकली जो है ये डिसऑर्डर हुए हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन इनेबल द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डायग्नोज एंड सुजेस्ट और ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इधर थर्ड पॉइंट की बात कर लें कि यहाँ पे बोला कि उसके अर्लियर एक्सपीरियंस देखे जाते हैं। तो यहाँ पे हमें अर्लियर जो हम एक्सपीरियंस है वो कहाँ से लेते हैं, उसके पेरेंट्स से जांच पड़ताल करते हैं, उनके बारे उनसे पूछते हैं कि किस वजह से है उनको इतना मानसिक तनाव हुआ है या फिर शारीरिक वो कोई समस्या से जूझ रहे हैं। उनके आस पड़ोस हो गए, टीचर्स हो गए, स्कूल हो गए, सोसाइटी हो गए, उनके फ्रेंड्स हो गए, उन सभी से यहाँ पे जो है क्या किया जाता है, नॉलेज जो उनकी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट की जाती है ताकि उनके बारे में फिर पता लग सके कि उनको क्यों ये जो है डिजीज मतलब डिजीज मान लो या फिर कोई डिसऑर्डर है इसकी वजह से वो सफ़र कर रहे हैं, इस डिसऑर्डर में वो सफ़र कर रहे हैं। तो इसी चीज़ को जानने के लिए जो है पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ जो इन्फॉर्मेशन उनकी कलेक्ट की जाती है। फिर उस इंफॉर्मेशन को जो है क्लिनिकल जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके पास ये जो है दी जाती है। यहाँ पे बताया गया है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, उनको जो है ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है। उनकी केस स्टडी में क्या होता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन है उसे एक कागज़ के ऊपर लिखा जाता है या फिर मान लें कि उस इन्फॉर्मेशन को एक जगह जो है मतलब जैसे फ़ोन पे कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको एक जगह इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उसकी रखी जाती है, पोर्टफोलियो या फिर आप ये मान सकते हैं कि पोर्टफोलियो बनाया जाता है, ठीक है। तो उसमें जो है उसको जो है फिर क्लिनिक होता है, जो डॉक्टर होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनको दिखाया जाता है। फिर वो उसके अकॉर्डिंग जो है बच्चे की प्रॉब्लम को जो है डायग्नोज करते हैं और सुजेस्ट करते हैं कि उनके लिए कौन सा ट्रीटमेंट बेहतर है। तो इस प्रकार जो है हमारे ये 4 मेथड्स भी यहाँ पे कंप्लीट होते हैं और इसके साथ हमारा जो एजुकेशनल साइकोलॉजी का चैप्टर है वो भी ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।